हेडिंग कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। सपोज मान लिया हमारे पास एक आवेश है जिसपे धन आवेश है प्लस Q1 है, दूसरा आवेश मान लेते हैं प्लस Q2 है, दूसरा आवेश Q2 है। दोनों आवेश क्या है? स्थिर बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। मतलब ये क्या है? अपनी जगह पे फिक्स है, पॉइंट चार्ज है। पहले पे क्या है? प्लस Q1 आवेश है, दूसरे पे क्या है? प्लस Q2 आवेश है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो जब सेम टाइप के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स होगा बाहर की ओर लगेगा। इसी तरह ये वाला आवेश इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी क्या होगा? बाहर की ओर लगेगा, इस पे लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे लगने वाला बल होगा प्रतिकर्षण बल। अब अगर मान लिया कि हमारे पास इस टाइप का आवेश हो, एक पे क्या हो, पहला मान लिया कि प्लस, दूसरे पे प्लस आवेश है, दूसरे पे मान लेते हैं माइनस है, माइनस Q2। इनके बीच की दूरी मान लिया r है। तो जब डिफरेंट टाइप के आवेश होते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, इसी तरह इस पे भी अंदर की ओर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये होगा आकर्षण बल, आकर्षण बल। तो पहले समझते हैं कि जब सेम टाइप का आवेश होता है, सेम टाइप का, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जब डिफरेंट टाइप के आवेश होते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो इन्हीं प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के लिए जो कूलाम ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम समझते हैं। जो स्टेटमेंट है वो ये है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का स्टेटमेंट जो इन्होंने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल के लिए अपना स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट है कूलाम का नियम। अब इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं कि मैथमेटिकली कैसे हम कूलाम के नियम को देखते हैं। जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि एक आवेश प्लस Q1 है, दूसरा आवेश प्लस Q2 है, सेम टाइप के आवेश है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F, मतलब जो फोर्स F होगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ये प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। यहाँ से कट तो नहीं रहा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के, जो दूरी होगी R,
यहाँ पे जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट। अब अगर हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रखें तो हम लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इस वाले सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, जहां के एक नियतांक है, एक नियतांक है, नियतांक है जिसका मान 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। तो अब तक हमने देखा कि कूलम का नियम मतलब कि तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल हो या फिर आकर्षण बल हो, वो क्या होता है, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों स्टेटमेंट एक करने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट यह था और यहाँ पर हम यहाँ पे पहुंचते। तो अगर मान लिया ये दोनों आवेश निर्वात में रखा है, अगर निर्वात में रखा है तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट की जगह दूसरा कांस्टेंट यूज करते हैं। यदि आवेश निर्वात में रखे हों तो हम के की जगह यूज कर सकते हैं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन पाई 4 तो कांस्टेंट, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, जिसे कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं इसका मान बताओ, तो अब हेडिंग डालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का या एप्सिलॉन 0 जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मात्रक एवं इसका आंकिक मान क्या होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हेडिंग कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान एवं मात्रक देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आया था के की जगह, के का मान होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से हम एप्सिलॉन 0 को मान निकालेंगे। इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या करेंगे इसको हम ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/9.0 इंटू 10 की पावर 9 और नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर। अब देखो यहां से निकालेंगे हम एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, नीचे आ जाएगा 4 इंटू पाई की जगह हम 3.14 रखेंगे इंटू 9.0 इंटू 10 की पावर 9
ये सारा नीचे आ गया, और फिर ऊपर क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, नीचे है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी वैल्यू इसकी जो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन 0 की, वो आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। मात्रा का हमारा ये होगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान एवं मात्रा। तो इसका जो आंकिक मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी पूछता है कि एक कूलम आवेश क्या होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि एक कूलम आवेश क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हम यहां से बनाएंगे, इस वाले फार्मूले से। हेडिंग है एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश। कहने का मतलब कभी भी एक नंबर में पूछ लेता है कि एक कूलम आवेश क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो यही से हम डेफिनेशन बनाएंगे। जिस यहाँ पे दिया है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू इसका जो मान होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम कर दें, अगर मान लिया Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम। अगर हम मान लें कि Q1 Q2 दोनों क्या है, 1 कूलम के बराबर है, तथा इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो अगर Q1 और Q2 बराबर है और 1 कूलम के बराबर है, तथा उनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर के बराबर है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तब यह बराबर आ जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कहने का मतलब कि यहाँ से अब हम परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा देखो क्या बनेगी, यहाँ से पहला आवेश प्लस Q1 है, दूसरा आवेश प्लस Q2 है, इनके बीच की दूरी R इक्वल टू है, हमने मान लिया 1 मीटर, Q2 को मान लिया हमने 1 कूलम, Q1 को हमने मान लिया 1 कूलम। इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कहने का मतलब देखो यहाँ पे कैसे हम परिभाषा लिखेंगे। Q1 इक्वल टू हमने मान लिया 1 कूलम, तो 1 कूलम का मतलब कि 1 कूलम आवेश वो आवेश होता है जो कि अपने से 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश पर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, जिसे 1 कूलम आवेश कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश आवेश की वो मात्रा है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान आवेश पर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का बल आरोपित करे। यहां से कुछ कट तो नहीं रहा है।
कहने का मतलब कि एक कूलम आवेश आवेश की वो मात्रा है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान आवेश पर 9.0 × 10⁹ न्यूटन बल का प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल आरोपित करे, जिसे बोलते हैं एक कूलम आवेश। ये था एक कूलम आवेश क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लिया दोनों आवेश मान लेते हैं कि निर्वात के बजाय ऐसे माध्यम में रखा है जो कि माध्यम कुचालक है, जैसे मोम या कागज या तेल हो सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। तो अगर कुचालक पदार्थ के अंदर अगर रखे जाते हैं तो वहां पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो बदल जाता है। तो उस चीज को देखते हैं। यदि आवेश ऐसे माध्यम में रखे हैं जिनका परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो आवेशों पर लगने वाला बल, ये हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पर कैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फोर्स को हम डिनोट करते मान लिया Fm से। कहने का मतलब कि अगर दोनों आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं, मतलब कुचालक माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक K है, तब लगने वाला फोर्स हो जाता है Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R²। अब अगर हम इस वाले समीकरण और इसकी तुलना करें, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो जब निर्वात में रखा होता है तो लगने वाला बल ये होता है, और जब परावैद्युत पदार्थ के अंदर रखा जाता है आवेश तो लगने वाला बल ये होता है। मतलब यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका मतलब कि निर्वात की अपेक्षा यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो घट जाता है। एक लाइन में लिख सकते हैं, परावैद्युत माध्यम में लगने वाला बल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। कहने का मतलब कि यदि दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं तो वहां पे जो लगने वाला बल होगा वो ज्यादा होगा। तो यदि दोनों आवेशों को हम ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, मतलब ऐसे माध्यम जो कि कुचालक पदार्थ की तरह हो, जैसे मोम है, तेल है, कागज है, तो ऐसे माध्यम में अगर रखा जाएगा तो वहां पे जो लगने वाला बल होता है वो निर्वात की अपेक्षा कम हो जाता है। तो कभी कभी डेफिनेशन पूछता है कि ये जो परावैद्युतांक K इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा हम इन दोनों फार्मूलों के यूज करके हम बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी। इसे ऊपर को मिटा सकते हैं। देखो, अगर समीकरण 1 और 2 को भाग देते हैं, यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल K से। इसकी परिभाषा आप समीकरण 1 और 2 को फिर भाग देंगे हम। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा F/Fm = K। अगर इन दोनों को भाग दिया जाए हमारे पास आएगा F/Fm। देख लेते हैं यहाँ पे भाग देके,
एफ इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और अपान में एफ एम, और यहाँ पे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये अपॉन एफ एम इक्वल टू ये के ऊपर आ जाएगा ये, इस तरीके भाग देने के बाद हमारे पास के आ गया। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है कि निर्वात में आवेशों को रखने पर लगने वाला बल तथा परावैद्युत माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को उस परावैद्युत पदार्थ या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा परावैद्युत माध्यम में रखने पर आवेशों पर लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ से अगर पूछता है किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है, तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि आवेशों को अगर हम निर्वात में रखें तो लगने वाला फोर्स तथा माध्यम में परावैद्युत माध्यम में रखने पर आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक K कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। एक दूसरी परिभाषा भी होती है, उसको भी देख लेते हैं। इससे पहले जो समीकरण 2 था वो ये था, जब परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है दोनों आवेशों को तो लगने वाला बल जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 के की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 के की जगह हम लिख सकते हैं सिंपल सा एप्सिलॉन। इसको तो बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको बोलते हैं परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता यह है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं परावैद्युतांक की। यहाँ से लिख सकते हैं K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक K कहलाता है। यहाँ से भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। एक लाइन लिखते हैं डेफिनेशन,
परावैद्युत परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के कहलाता है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन भी हम किसी भी परावैद्युत माध्यम की परावैद्युतांक की डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर इससे पहले जो बताया था उसे भी लिखा जा सकता है। तो ये था कूलाम का नियम। तो हमने देख लिया कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के दोनों स्टेटमेंट हमने देखे, मैथमेटिकल फार्मूला भी देखा, इसके अलावा हमने एप्सिलॉन जीरो का मान या मांकिक मान मात्रक भी देख लिया है। इसके अलावा हमने देखा परावैद्युतांक की परिभाषा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।